हम्म। तो हाँ बताइए, करिए। पारुल जी, हम फिर से जरा इसकी भावना को वो करते हैं कि आप एक अच्छा जी। काम कर रहे हैं, आप देश हम्म। को जागृत कर रहे हैं, लेकिन जी। आज हमें बड़े चुने हुए शब्दों का उपयोग करने की जरूरत है। देखो, एग्जैक्टली। हमारे हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने इस देश हम्म। के साथ बहुत बड़ा द्रोह किया है, धोखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी जानकारी के लिए पारुल जी, मैं ऐसी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो जी। संभवतः हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो। राइट। जी। हम्म। एक हमारे इंटीग्रेटेड और जो कमांडर इन चीफ थे, एक अंग्रेज थे, जो हम्म। इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। उनका नाम था क्लॉड आचिन लेक। राइट। जी। जी। जब जो है आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा था, तो चारों तरफ देश में बगावती तेवर थे। हमारे ठीक है। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका था। जी। राइट। बिल्कुल एग्री, हाँ। पोस्टल डिपार्टमेंट ने इनके आदेश मानने से मना कर दिया। एग्री। रेलवे डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक पे जाने का इन्हें नोटिस दे दिया। हम्म। बहुत सारे राज्यों की पुलिस भी इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया। चारों तरफ एकदम घबराहट का माहौल था। हम्म। और उस समय जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस और आचिन लेक, इन दोनों लोगों ने, जो कि आचिन क्लॉड हम्म। आचिन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस थे, एक हम्म। मिलिटर्स थे, उन्होंने हम्म। एक उनकी पत्रों की एक किताब छपी है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन्होंने हम्म। ऐसे ढेर सारे पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के जो ट्रायल चल रहा है, इससे पूरे देश में विद्रोह बन रहा है, बगावती तेवर हैं। सभी गवर्नर जो है वो यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे हैं, हमारे पास कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है। हम्म। उन्होंने लॉर्ड बॉबिल, जो उस समय वाइसरॉय थे, उनको लिखा कि आप सभी गवर्नर्स को बताइए कि वो हमारे आर्मी कमांडर से सीधे बात ना करें, उन्हें जो भी बात ओके। कहना है वो मेरे माध्यम से करें। राइट। ओके। और ओके। उन्होंने अंग्रेजों को और लॉर्ड वाइस इनको बॉवेल को, जो कि वाइसरॉय थे, उनको सलाह दी कि जो लाल किले में आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है, इसे तत्काल बंद करो, नहीं तो बगावती अच्छा। आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। आप बताओ, अंग्रेज जो बिना किसी गलती के किसी को भी झूठे फांसी पे चढ़ा देते थे, वो आजाद हिंद हम्म। फौज को उन्होंने ट्रायल क्यों बंद कर दिया? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ गलत जो है बात है ना, तो। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनके आधार पर। और क्लॉड आचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि हम्म। भैया, देश में इतने विषम परिस्थितियां बन रही हैं, कभी भी अंग्रेजों को देश छोड़ के भागने की स्थिति बन जाएगी, तो हम्म। हम किन अंग्रेजों को लेके किस रास्ते से कैसे भागेंगे, इसको प्लान बनाया गया और इस प्लान का नाम दिया गया एग्जिट प्लान। अच्छा। ये एग्जिट प्लान लॉर्ड बॉवेल ने, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, चीफ थे इंडिया के, उन्होंने इसे हम्म। एक्सेप्ट किया। अच्छा। और इसका मतलब है, आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय अंग्रेज कितने भयभीत और कितने डरे हुए थे। भाई भी, हाँ सही बात है, बिल्कुल डर गए हैं। ठीक है। अब डर गए जो थे। है, आपको शायद जानकारी होगी कि अंग्रेजों ने जो पहले भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर करने का मन बनाया था, वो 1948 में बनाया था। राइट। हाँ हाँ वो हाँ। समय के 10 महीने पहले ही इस देश को छोड़ के भाग लिए। भाग लिए, सही बात इतने है वो बुरे तो। हाल हुए। जब हाँ। उनके इतने बुरे हाल थे, वो उनको जीने के लाले पड़े हुए थे, उस समय हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू इनकी हर बात मान रहे थे। हम्म। इन अब इस देश को बांट दिया। सही बात है। और इस हमारा देश धर्म के सब बटा भी कि हिंदू इधर रहेगा, मुसलमान बन जाएगा, उसके बाद ही धर्मनिरपेक्ष क्यों किया गया? नहीं नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम्म। आपने घटिया राजनीति की। देखिए आपको, वही तो, वही। देखिए सुनिए, नहीं, मैं आपको बड़े सिस्टमिक ढंग से समझाऊंगा। हम्म। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसमें हत्याएं की गई, बलात्कार किया हम्म। गया, धर्मांतरण किया गया, सब कुछ किया गया। राइट। सही बात है, हाँ। एक साल पहले की बात थी, ये हर किसी के मस्तिष्क में ये बात थी कि नहीं थी? हाँ थी। तो जब ये बात मस्तिष्क में थी, तो जब देश का पार्टीशन हुआ और इसी लाइन के तहत हुआ, तो हमें ये हम्म। अनुमान आसानी से लगाना चाहिए था कि बहुत खून खराबा होगा, बहुत मारकाट होगी। ये सही अनुमान बात है। एक बच्चे को भी लग सकता था। हम्म। फिर जो सही है बात है। फिर जो है माननीय नेहरू जी ने कोई उपाय क्यों नहीं किए? इनके दिमाग में इस बात की चिंता क्यों नहीं थी कि जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिंदुस्तान आए वो सुरक्षित आए, जो मुसलमान यहाँ हम्म। से जाएं वो भी सुरक्षित जाएं। यहाँ के सही मुसलमान बात तो है। अपने आराम से गए, अपनी संपत्ति अपने भाइयों को दे के बेच के गए।
केवल आपको ही वहां से मरकट के आना पड़ा। तो बस सही बात है। ये बात क्यों नहीं की गई? सही बात है बिल्कुल। यदि आप जो है राजीव दीक्षित जी को ध्यान से पढ़िए तो उन्होंने बहुत सारे डिटेल इकट्ठे किए हुए हैं, और उन डिटेलों को यदि आप देखेंगे तो वो डिटेल भी हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ, ये जो आपको गांधी फिल्म में दिखाया गया है वैसे देश का विभाजन नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, ये विभाजन हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, उसने एडमिना को कहा कि तुम जिन्ना और नेहरू को शिमला लेके आइए। तो जब जो है उन एडमिना ने पूछा कि दोनों को साथ में लाना है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं कहा, नहीं पहले आप नेहरू को लाइए। तो नेहरू पहले पहुंचे और एडमिना ने जो है कहा कि ये जो है भारत के डिवीजन का एग्रीमेंट है, इस पे साइन करिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं कैसे साइन कर सकता हूं, इसको तो वर्किंग कमेटी में चर्चा होगी, वो अप्रूव करेंगे तब हम साइन कर पाएंगे। तो एडमिना ने कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ उनके सामने रख दिए कि ये जो है कल पब्लिश हो जाएंगे। इसके बाद नेहरू जी ने कोई बातचीत नहीं की, सीधे सिग्नेचर कर दिए। अब जब उस समय जिन्ना वहां था ही नहीं, तो मैं पारुल जी आपसे पूछता हूं, क्या क्या कोई इमेजिनरी जिन्ना जो है ना जिद कर रहा था जैसे गांधी फिल्म में दिखाया गया? नहीं। तो इसका मतलब है ये कपोल कल्पित कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के देश के साथ इतना ज्यादा धोखा दिया गया। आप ये बताइए, एक लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो फिर क्यों हुआ? आप ये बताइए, अंग्रेजों ने 1857 क्रांति के बाद जब पावर ट्रांसफर हुआ है, किसको ट्रांसफर हुआ? क्राउन को। उस समय नियम कानून इस दृष्टि से बनाए थे कि भारतीयों को तोड़ के रख देना है, क्रश कर देना है और उनको अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, और इतना ज्यादा उत्पीड़ित कर देना है कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना हो। ऐसे नियम, सभी नियम कानून उसी समय के बने हुए हैं। ये नियम कानून जो है क्यों आज भी भारत देश की जनता पे थुपे हुए हैं? मैं आपसे यही बात गुरुजी भी कहते हैं। ये बात तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि पारुल जी, यदि आप जो है इस देश की प्रधानमंत्री हुई होती, कल्पना करिए। हाँ जी। कल्पना करने में तो कोई बुराई नहीं है कि नहीं कल्पना कर रही हूँ। तो कल्पना करिए, तो क्या आप अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम कानून थोपते? क्या नहीं। वही प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए यूज किया, वही प्रशासनिक व्यवस्था क्या आप थोपती? सही बात है। नहीं, मैं आपसे पूछती, थोपती क्या? नहीं थोपती बिल्कुल भी। क्या वही जुडिशियल व्यवस्था जो आपको तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए एक छोटा सा केस, जिसको जानबूझ के जो है ना संगे असंगे 20 साल कर देते हैं। नहीं, संगे असंगे और जो है सिविल ऑफेंसेस में बांट के, और 30 35 40 साल जो है ना उसमें लग रहे हैं और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, और आपने इतनी फीस रख दी है और प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि आम आदमी तो न्याय मांगने की स्थिति में नहीं है। ऐसी घटिया व्यवस्था क्या आप थोपते? सही बात है। तो अब आप ये बताइए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को कहा कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, तो इन्हें गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था में गुलामी की बदबू आना चाहिए थी कि नहीं आना चाहिए थी? आनी चाहिए थी। तो वो नहीं आई है, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। अब ये बताइए, जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, जिसका सेक्शन 4 भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक नहीं दे रहा है, उसको छुड़ा दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जिसमें भारतीयों से कोर्ट जाने का जो है ना हक छुड़ा लिया जाए। तो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो अंग्रेज की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने बनाया था, वो असंवैधानिक एक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे क्यों जो है ना रिपील नहीं कर रहे हैं? तो कुल मिला के ये सब दुष्टता है। अभी आप ये देखिए, 2000 का जो एक नोट है जिसको जो है बंद किया जा रहा है, सितंबर के बाद वो बंद माना जाएगा, तो उसको जो है खाते में जमा करने का प्रावधान क्यों नहीं किया? उसमें जमा करने वाले की आइडेंटिटी क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि सभी नोट, सभी भ्रष्ट और जो है ना काला बाजार और जो इनके भाजपाई लोगों के पास है। क्या कारण है बताइए ना मुझे। अभी जो जंतर मंतर पे बिटियां बैठी थी,
जिनकी बात नहीं सुनी गई, उस 40 से अधिक अपराधों के अपराधी जो है ना ब्रजभूषण को जो है ना निकाला गया, ना उसको गिरफ्तार किया गया, ना उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। बिल्कुल वही जो कोई है ना की नहीं, 1 साल बैठे रहे बेचारे वो लोग। नहीं, नॉट ओनली दैट, इन्हीं की दुष्ट लोग जो है उन्हीं को बिटियों को घेर रहे हैं, उनके विरुद्ध आईटी चल रही है, उनके विरुद्ध जो है ना रोज जो है ना वीडियो जारी हो रहे हैं। ये शुद्ध मोटी खाल की दुष्टता नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। क्या आप इन्हें इसमें देश कर क्या सकते क्या हैं? इन्हें देश प्रेमी कहा जाएगा? नहीं, क्या ये अच्छे लोग हैं? नहीं, क्या इन्होंने संविधान के द्वारा के विरुद्ध बनाए गए ढेर सारे कानून को एक को भी रिपील किया क्या? बिल्कुल सही नहीं बात किया, है, नहीं किया। नहीं किया। क्या इन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया क्या? ये नहीं, बताओ, इस देश में एक भी धर्मांतरण नहीं होता और एक भी दंगा नहीं होता है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बना लीजिए और उसका नाम रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू रिलीजन, राइट, प्रोटेक्शन टू राइट ऑफ रिलीजन। और आपका आर्टिकल 25 का वो प्रोटेक्शन करेगा। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि आप जिस धर्म से आपको मोक्ष मिले, जो आपका कॉन्शियंस कहता है, उस धर्म को आप मानिए, उसका प्रचार करिए। फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमको लाल टीका लगा के बड़ी बड़ी काली काली बड़ी बड़ी आंखों के अंगारों वाली आंखों, जो कि देखने से लगता है कि ये अच्छे लोग नहीं होंगे, उन लोगों को क्या ये कहने का हक है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? क्या मुसलमानों को हक है, अभी उदयपुर में जो उन्होंने बड़ी रैली निकाली और कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा? क्या मुसलमानों को इस बात का हक है कि वो कहें कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, अन्यथा मैं तुम्हारा से धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी? ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल दुष्टता है। और तो ये इसमें क्या हम कुछ कर भी आर्टिकल, नहीं सकते ना एक फिर लोग। मिनट, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? तो मैं रोज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भाई साहब 4 सेक्शन का एक एक्ट बना लीजिए, जिसका पहला सेक्शन कहे कि यदि आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेंगे तो एक संज्ञेय अपराध होगा। दूसरा सेक्शन कहेगा कि आजाद जमानती होगा, केवल एक ही परिस्थिति में मजिस्ट्रेट जमानत ले पाएगा, जबकि वो झूठी रिपोर्ट हो। तीसरा जो है, क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा और मिनिमम सजा 15 साल की होगी। और चौथा सेक्शन कहेगा कि आपकी पूरी संपत्ति जो है ना जब्त कर ली जाएगी जब आप दोषी पाए गए तो। और यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उसे अवैधानिक घोषित करके उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या एक भी धर्मांतरण होगा क्या? क्या एक भी दंगा होगा क्या? क्या एक भी व्यक्ति गड़बड़ी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आप सही राय दी है ये 4 सेक्शन का कानून बनाना से आपकी जितनी समस्याएं हैं सब सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सब सॉल्व हो जाएंगे। तो क्राइम फ्री तो मुझे ही बताना आप ये कौन सा कानून बनाया जाएगा, मुझे लिख कर देना। मैं अपने फेसबुक से मोदी जी को सबको टैग करूंगी ये वाला। बिल्कुल मैं आपको लिख के दूंगा और ये चारों सेक्शन का जो है ना प्रारूप लिख के दूंगा। आप जरूर उसको करिए। लेकिन ये तो मैं अमित शाह जी से मिलूंगी जल्दी से जल्दी, उनसे ये कहूंगी। कोई फायदा नहीं है, ये मोटी खाल के लोग हैं। मैं सिटिंग डीजी होते हुए इनको एक फॉर्मल जो है ना, मैंने डीओ लेटर लिखा था इनके पीएस को, और जो मिस्टर टोपो थे जो 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर थे गुजरात कैडर के, और उसमें हमने प्रेजेंटेशन बनाकर दिया था कि कैसे हम इस देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं। एक सिटिंग डीजी एक पत्र भेज रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो बच्चों को भी सुन लेते हैं, उन्होंने तो अपने डीजी की भी नहीं सुनी। यही बात हमने जो है ना मिस्टर अमित शाह से भी कही। तो ये मोटी खाल के दुष्ट लोग हैं, ये अपने आप का अवेंडर कर रहे हैं। ये कोई देशभक्त नहीं है, ये सभी जो है ना बेकार के लोग हैं। और मेरा तो मानना ये है कि इनके सामने जाके पिटीशन लगाना मूर्खता है। मैं तो ये भी मानता हूं कि ना तो हमें जंतर मंतर पे जाना चाहिए, ना बिटियों को जाना चाहिए, ना किसानों को जाना चाहिए। उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़कर अपने लोगों को जोड़ने का जो है ना वो उतनी मेहनत उसमें कर लेंगे तो ये लोग चुनाव के पहले हार जाएंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन के जो आप जैसे लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे, वो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे और हम स्वयं जो है ना कानून को बदल देंगे। 21 लक्षों सहित इस देश को बदल देंगे। इस देश को जो है इनकम टैक्स और सभी टैक्सेस से फ्री कर देंगे। इस देश में जो है ना किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा।
जब आप विषम परिस्थितियों में होंगे और आप पे नोट कमाने की स्थिति में नहीं हैं और आपने यदि कोई खर्च किया तो उतना पैसा आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, तो आपको कहीं कर्ज नहीं लेना होगा। तो ये देश कर्ज मुक्त भी हो जाएगा, टैक्स मुक्त हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा, और जो ये इनकम टैक्स और सभी डिपार्टमेंट के लोग जो फ्री हो जाएंगे। यदि यदि आपकी तरफ से ज्यादा डेबिट हो रहा है तो वो आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और आपको जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो भारत में कोई दिवालिया भी नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत कह रहे हैं सर आपने इतनी अच्छी पोस्ट पर आप होने के बावजूद आपने मुझसे इतना टाइम मुझे दिया, और मुझे आप इस सेक्शन लिख के भेज दीजिएगा जिससे मैं आगे और भी किसी को भी अब मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं सबसे पहले ऐप की लिंक भेजूंगा। हाँ, उससे आप जुड़ जाइए। राइट जी जी जी। और इसमें जो है एक बहुत बड़ा प्रावधान ये है कि आप जिनको जोड़ेंगी और उनका जोड़ने पर आपको एक व्यक्ति को जोड़ने को पर आपको ऐप जो है वो मोहल्ला अधिकारी बनाता है। यदि आप 3 को जोड़ते हैं तो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाते, नहीं 3 को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा होती है, जो 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन का हमारा प्रतिनिधि उसके पास पहुंचेगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी देगा। तो विधायक का टिकट अपने पास आपके पास आ जाएगा, और जो इस के सदस्य लगातार बनते जाएंगे वो छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के कहेंगे कि पारुल जी मेरी चंद्रगुप्त हैं, मैं मुझे संकल्प के साथ जिताऊंगा। तो आप मुझे बताइए, मतदान के पहले ये राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि चूंकि अभी आप भ्रमण में हैं तो आप जो है अपने नंबर का एक तख्ती बना लीजिए, जहां भी प्रवचन हो रहा है वहां पर क्राइम फ्री भारत के बारे में भी आप थोड़ा सा प्रवचन करिए। और आप मुझे भेजिएगा। और मैं उसका एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसके वीडियो। सर बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, मैं फिर आराम से मैं आपसे अभी तो फ्री होकर बात करती हूँ फिर। ठीक है, मैं भ्रमण में हूँ ना इसके यहाँ। ठीक है। तो आप जो है ना इस मौके का अपने हित में और क्राइम फ्री भारत मिशन के और देश के हित में उपयोग करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।